हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे। चैप्टर 7 वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स में देखो जी हम लोग पहले फर्स्ट पढ़ेंगे नेचर ऑफ लाइट के बारे में। नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। तो नेचर ऑफ लाइट क्या है? फर्स्ट जो लाइट होता है वो ट्रांसवर्स वेव शो करता है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग टाइप्स के इसका नेचर बताया। तो फर्स्ट है कॉर्पुस्कुलर नेचर। कॉर्पुस्कुलर नेचर। कॉर्पुलस नेचर क्या होता है? पार्टिकल होता है जिसके थ्रू ये लाइट पास होता है, उसको बोलते हैं कॉर्पुलस मैटर, ठीक है। अ सोर्स ऑफ लाइट इमिट दिस कॉर्पुलस व्हिच ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। और लाइट भी पार्टिकल से बना होता है, तो ये पॉइंट लिख लो। लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। कॉर्पुलस which are called hard, elastic and massless. Corpusculus which are made up of particles, that is corpusculus which are hard, elastic and massless, ठीक है। नेक्स्ट है a source of light emit this corpulus which travel along a straight line, ठीक है। जो प्रोड्यूस करेगा वो स्ट्रेट लाइन में इसको ट्रेवल करवाता है, ठीक है। तो मेन चीज मैं बताता हूँ। ये वेव नेचर भी शो करता है लाइट, और ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर मतलब ये दोनों नेचर शो करेगा। तो लाइट जो होता है वो ड्यूअल नेचर शो करता है। ड्यूअल नेचर मतलब ये क्या है? तुम्हारा पार्टिकल भी है, वेव भी है। पार्टिकल है और वेव भी है। वेव में क्या होता है जी? वेव ऐसे ट्रेवल करता है, ठीक है ना। वन कंप्लीट साइकिल को वेवलेंथ बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। और पार्टिकल में क्या होता है? इसके पास वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन होता है, फोर्स होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। इसमें एम्पलीट्यूड होता है, वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, टाइम पीरियड होता है, ठीक है। ये पार्टिकल नेचर हो गया। नेक्स्ट है वेव फ्रंट। उसके बाद आता है साइंटिस्ट का नाम है एक हाइगन्स थ्योरी, HUYGNS, हाइगन्स थ्योरी। हाइगन्स थ्योरी में दो सोर्स होंगे, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स जिसका खुद का लाइट होता है, ठीक है। प्राइमरी सोर्स आर sources that emit light of their own, ठीक है। सेकेंडरी सोर्स क्या होता है? जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा है सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। आर दो सोर्स विच डू नॉट प्रोड्यूस लाइट बाय देयर ओन, डू नॉट प्रोड्यूस लाइट ऑफ देयर ओन, उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। इसमें आता है सेकेंडरी सोर्स में मून आएगा, प्लेनेट आएगा, ठीक है, ह्यूमंस आएंगे,
एनिमल्स आएगा, इसमें प्लांट्स आएगा। ठीक है, जो लाइट प्रोड्यूस करता है उसमें क्या आएगा, सन आएगा और स्टार आएगा। एक उनका खुद का लाइट होता है ना, इसको बोलते हैं। ये लिख लो, फिर वेव फ्रंट के बारे में बताओ। नेक्स्ट है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, ठीक है, मेन सोर्स से जो लाइट इमिट होगा, ठीक है ना, तो उसके अगर सर्कुलर फॉर्म बनाएंगे तो इसको हम लोग प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे। जो सर्कुलर फॉर्म और सेकेंडरी सोर्स होगा, ये S1 S2 S3, समझे ना, तो भी लाइट को इमिट करता है। स्फेरिकल वेव फ्रंट कोरस्पॉन्डिंग टू डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो अगर एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है तो वो क्या करता है, लाइट को डिस्ट्रीब्यूट करता है स्फेरिकली। स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट corresponding to diverging beam of light, beam of light। ठीक है, दूसरा है क्या है, अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाओगे तो रेक्टेंगुलर वेव फ्रंट फॉर्म होगा ऐसा। ठीक है, लाइट ऐसे पास होगी रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ठीक है, इसको प्लेन वेव फ्रंट भी बोलते हैं। प्लेन वेव फ्रंट्स corresponding to parallel beam of light, parallel beam of light। ठीक है, these are plane waves, these are plane waves। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये लिख लो, फिर हाइगन प्रिंसिपल का डिफिनेशन बताओ। डिफिनेशन ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो हाइगन प्रिंसिपल क्या होता है, इसका डिफिनेशन मैं बताता हूँ। ईच पॉइंट HY हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन प्रिंसिपल ऑन अ वेव फ्रंट act as a secondary source of light, secondary source of light, emitting secondary light, secondary light, emitting secondary waves, secondary lights emitting secondary waves। ठीक है, travel with the speed of light, secondary light waves called wavelets in all direction which travel with speed of light in the medium। ठीक है, the new wave front can be obtained by taking the envelope of this secondary wave front traveling in the front direction। ठीक है, तो उसके बाद जो वेव क्रिएट होगा उसको सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डायग्राम देखो, मैं बना के दिखाता हूँ। ये आपका मेन सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये पास करेगा पर्दा से, ये बी है, ये आपका बी डैश है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंडरी सोर्स काम करेगा, ये वाला ऐसा वेव क्रिएट करेगा सर्कुलर फॉर्म में ऐसा। समझा?
इसको हम लोग सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलते हैं, सेकेंडरी वेव फ्रंट, वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। इस पॉइंट को बोलते हैं वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा जी, ये जी हाँ, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुने टाइम। ये डिस्टेंस को डी ले लो, स्पीड गुने टाइम, ठीक है। ये ऐसे फॉर्म हो गया। अगर दूसरे फॉर्म में बनाओगे, ठीक है, ये तुम्हारा प्राइमरी सोर्स हो गया, इस दोनों को सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे। सर्कुलर फॉर्म में भी बना सकते हो, सर्कुलर फॉर्म में ये ऐसे बनेगा जी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे क्रिएट करो, ठीक है। ये आपका मेन सोर्स ऑफ लाइट है। तो यहाँ से लाइट ये वाला क्रिएट होगा, यहाँ पे जाएगा ऐसे, तो ये आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। और ये जो पॉइंटेड है उसको हम लोग सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुने टाइम, d इक्वल टू v इंटू टी, ठीक है। ये b ले लो, ये b डैश ले लो, ये a है, ये a डैश हो, ठीक है। ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक है जी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन अ प्लेन सरफेस। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस, ठीक है। तो इसका डायग्राम बना लो, ये आपका प्लेन सरफेस है, ये एम डैश लाइन है, ठीक है। ये पॉइंट के ऊपर लाइट ऐसे इंसिडेंट होगी, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसे इंसिडेंट हो रहा है विद एंगल आई, तो इसको मैं डॉटेड बना लेता हूँ नॉर्मल को, ठीक है। इसको P लिख लो, ये आपका R है, ठीक है। तो लाइट रिफ्लेक्ट होगा ऐसे, ठीक है। तो अभी इस पॉइंट पे एक रिफ्लेक्शन डालो, ठीक है ना, यहाँ से मान लो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, एक नॉर्मल ड्रॉ करो इसको ऐसे, ऐसे, ठीक है। तो इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल आई, ये एंगल आर, ठीक है। ये भी एंगल आई होगा, यहाँ भी एंगल आर होगा, ठीक है। ये आपका सी पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है। ये डायग्राम सीख लो बस, और कुछ नहीं। ये क्यू है, यहाँ पे देखो, अभी ये जो यहाँ पे टच हुआ है उसको ई बोलेंगे, तो इसको ऐसे आर्क के फॉर्म में लिखो, सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा। और ये आगे बढ़ाएंगे, ये पॉइंट पी है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस हो गया, ठीक है। अभी सब पॉइंट का वैल्यू लिख देता हूँ, ये आपका हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। ये आपका हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो, इसमें जो एंगल्स हैं वो लिख देता हूँ। एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू इंसिडेंट एंगल I, एंगल PAE इज इक्वल टू R, एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल PAE इज
इज इक्वल टू आर। आई क्या है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। आर क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम बना लो। फिर जब यही इंसिडेंट रे रियल मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगा तो कैसे बिहेव करेगा उसके बारे में बताता हूँ। ये देखिए, ठीक है। तो अभी ये रिफ्लेक्शन एट ए प्लेन हो गया। ठीक है, अभी मैं रिफ्रैक्शन बताता हूँ। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाता है उसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये आपका एक मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया नॉर्मल। यहाँ पे इंसिडेंट होता है आई। ठीक है, तो ये इंसिडेंट जब रियल मीडियम से डेंसर में जाएगा तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। ये रिफ्रैक्टेड ऐसे दिखाएगा, ये एंगल आर हो गया। ठीक है, इस पॉइंट से, ठीक है, यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो, एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो P। ठीक है, ये डिस्टेंस का वैल्यू है V1 P। फिर आगे इसको एक्सटेंड कर लो, तो ये जो डिस्टेंस है ये V2T है। ठीक है, ये पॉइंट है A, ये है P, ये है A डैश। ये वाला को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, ये डिस्टेंस है V1T। आपका बाहर आता है इन E, ये क्या है P डैश। ये मीडियम 1, ये मीडियम 2। इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे थ्रू द टू मीडियम। तो देखो इसमें वैल्यू लिख देता हूँ। फर्स्ट है एंगल A डैश AP इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू I। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, दूसरा देखो एंगल P डैश AE इज इक्वल टू एंगल ACE इज इक्वल टू R। इसको बोलते हैं R को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये एंगल I है तो ये भी एंगल I है। ये आपका R है तो ये एंगल R है। ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल ABC, फ्रॉम ट्रायंगल ABC साइन I इज इक्वल टू, साइन I इक्वल टू V1T डिवाइडेड बाय AC। AC, ठीक है, नाम लिख लो, ये AC है ना। तो साइन I क्या होता है? ये 90 डिग्री है तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया और ये क्या हो गया? हाइपोटेनस ना, हाइपोटेनस AC ना, बराबर लिख देना। ठीक है, उसी तरह से फ्रॉम ट्रायंगल AEC साइन R इक्वल टू V2T डिवाइडेड बाय AC। ठीक है, तो डिवाइड अगर मैं कर दूं, साइन R क्या होगा? ये इससे एंगल है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस इसका है, ये परपेंडिकुलर हो गया इसका AE। ठीक है ना, इसका डिस्टेंस बता दिया हूँ, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया V2T डिवाइडेड बाय AC। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर लो, साइन I बाई साइन R को। चलो यहाँ तक लिखो। तो इक्वेशन 1 को 2 से,
तो ये 1 2 लिया तो इसको 3 ले लो, इसको 4 ले लो, ठीक है। तो डिवाइड कर लेंगे 3 एंड 4 को, तो साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू क्या मिलेगा जी, v1t डिवाइडेड बाय AC डिवाइडेड बाय v2t डिवाइडेड बाय AC, ठीक है। AC से AC कैंसिल हो गया, तो v1 इंटू टी डिवाइडेड बाई v2 इंटू टी, t से t चाहिए तो v1 बाई v2 होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या मिला, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू v1 बाई v2, बराबर है। तो v1 v2 को हम लोग रिलेट कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, ठीक है ना। तो अगर मैं क्या करूं, c से डिवाइड कर दूं तो ये क्या मिलेगा बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ c बाई v2 डिवाइडेड बाई c बाई v1, ठीक है। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 देता है, 2 देता है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, n1 n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बराबर ना। इसको हम लोग म्यू भी लिखते हैं, तो ये μ2 ये μ1, तो ये क्या मिल जाएगा, μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, ये फॉर्मूला हो गया, लिख लो। चलो आगे बढ़ो, ये लिख लो। अभी देखो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे डिपेंडेंस ऑफ वेव लेंथ ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिपेंडेंस ऑफ वेवलेंथ on refractive index of medium, ठीक है। तो इसका डायग्राम देखो जी, अगर ऊपर वाला रेयर मीडियम है, नीचे वाला डेंसर मीडियम है, ठीक है। नीचे वाला क्या है, ऊपर वाला रेयर मीडियम है, नीचे वाला डेंसर मीडियम, ठीक है। तो अगर नॉर्मल इंसिडेंट रे करूंगा तो ये क्या होता है, आर पार हो जाता है, नॉर्मल रहेगा तो, ठीक है। और इसका अगर वेव फ्रंट पैरेलल है, ये आपका EF है, ये आपका CD है, ये क्या है, AB है, ठीक है। तो इसका वेव फ्रंट जो है, देखो ये दूर दूर है ना रेयर मीडियम में, तो ये वेव फ्रंट जब रिफ्रैक्टिव डेंसर मीडियम में जाएगा तो ये पास पास में आ जाएगा, क्लोजली क्लोज आ जाएंगे, E डैश F डैश C डैश D डैश A डैश B डैश, ये A डैश B डैश लिख लो, ठीक है। तो चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम फॉर नॉर्मल इंसिडेंट, तो ये किसके लिए हो गया, नॉर्मल इंसिडेंट के लिए। चेंज इन wavelength of light, change in wavelength of light while going from one medium to another for normal इंसिडेंस, ठीक है। ये लिखो, लेफ्ट को लोगे अंदर। तो देखो अगर एंगल से बनाकर अगर रिफ्रैक्टिव डेंसर मीडियम में डालेंगे, ठीक है, ये आपका इंसिडेंट रे है, तो ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, ठीक है। एक और नॉर्मल और ये इंसिडेंट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, ठीक है। ये लाइन ले लो, ये AB हो गया, ये CD हो गया, ये EF हो गया,
ठीक है, दोनों इंसिडेंट रे, ठीक है। फिर ये आपका ई डैश हो गया, ये सी डैश डी डैश हो गया, ये ए डैश बी डैश हो गया, ठीक है। ये आपका पी क्यू लाइन है, ऊपर वाला रेयर मीडियम है, नीचे वाला डेंसर मीडियम, लिख देता हूँ, रेयर मीडियम, नीचे वाला डेंसर मीडियम, ठीक है। तो देख सकते हो वेवलेंथ इसका कम हो गया, ये भी पास पास में आ गया। फिर 4 ओपेक OPQ इंसिडेंस, ठीक है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू लेंथ 1/v1, टाइम इक्वल टू λ2/v2, ठीक है। तो वेलोसिटी इन अ मीडियम इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ इन दैट मीडियम। तो यहाँ से क्या रिप्लेस कर सकते हैं, एक दूसरे को इक्वल कर सकते हैं ना, इक्वेशन 1 और 2 को। टाइम ट्रेवल करने में सेम लग रहा है, तो λ1/v1 इज इक्वल टू λ2/v2, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेंगे जी λ2, तो λ2 इक्वल टू, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, λ1/, यहाँ पे आएगा v2 डिवाइडेड बाई v1, ठीक है। ये लिख लो, ठीक है। पोलराइजेशन, ठीक है। तो जो लाइट पास हो रही है ना, वो चार्ज होगा, उसको हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये एक कोई चार्ज रखा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा ऐसे ना, आउटवर्ड की तरफ। सबका वैल्यू सेम है, क्योंकि सेम चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका अनपोलराइज्ड लाइट है। अनपोलराइज्ड लाइट मतलब जिसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, जिसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। ये इसमें पढ़ा था ना केमिस्ट्री में, हाइड्रोजन। हाँ, अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। जैसे ये अपना नॉर्मल जो लाइट होता है रूम का, ठीक है ना, तो ये किधर भी भाग रहा है ना, इसका एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, सभी जगह पड़ रहा है ना, हाँ। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। अनपोलराइज्ड लाइट कमिंग टुवर्ड्स अस और गोइंग अवे फ्रॉम अस, या अपने पास आ रहा होगा या दूर जा रहा होगा, दोनों में से एक ही चीज होगा, उसको अनपोलराइज्ड लाइट बोलता है। तो इसमें कुछ पोलरिमेट्रिक लगाकर या कोई भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलाकर, तो इसको हम लोग एक डायरेक्शन में फिक्स कर देंगे। राइट लाइट मूव करेगा ये लेफ्ट साइड, तो उसको हम लोग पोलराइज्ड बोलते हैं। इसका डायरेक्शन फिक्स हो गया ना, तो इसको हम लोग पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। पोलराइज्ड लाइट कमिंग टुवर्ड्स अस और गोइंग अवे फ्रॉम अस, फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो ये लिख लो, फिर नेक्स्ट बोलो। ऑर्डिनरी लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कैसे कन्वर्ट किया, उसके लिए हम लोग पोलराइज्ड यूज करते हैं। तो इसका डायग्राम बना लो, ये आपका पोलर रॉड्स है, ठीक है। इसमें से ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट जा रहा है ऐसा, या आप मान लो इसके अंदर ऑर्डिनरी लाइट है, मतलब अनपोलराइज वाला है, कोई भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। ये आपका अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। इसको पास करता हूं मैं पोलराइड से, इसको निकल प्रिज्म भी बोलते हैं, इसको निकल प्रिज्म बोलते हैं। इससे जब लाइट पास होगा तो ये एक डायरेक्शन में मूव करवा देगा जी उसको, ठीक है ना। ये उसका एक्सिस है, तो ये लाइट को एक डायरेक्शन में करवा दिया परपेंडिकुलरली, इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट।
प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, इसका नाम दे दो ABCD। ठीक है, ये आपका ABCD प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो K इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा होता है, E इक्वल टू क्या होता है E नोट साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी। ये इसका इक्वेशन है लाइट का। ठीक है, x यहाँ पे x है मतलब x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब x एक्सिस में, और ये नेगेटिव है मतलब पॉजिटिव x एक्सिस में मूव कर रहा है। अगर यहाँ पे प्लस डालूंगा तो नेगेटिव x एक्सिस में मूव करेगा, याद रखो। ठीक है, तो इसका इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है 1/2 E नोट का स्क्वायर, E इक्वल टू। ठीक है, तो अगर एक एक्सिस में मूव करेंगे तो I इक्वल टू J(E10) साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ए नोट क्या है एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड। तो जो इंटेंसिटी होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो I1 I2 क्या होगा, ये इंटेंसिटी का स्क्वायर के बराबर होगा। तो I2 इक्वल टू क्या आएगा I1 cos स्क्वायर थीटा। ये खाली फॉर्मूला याद रखो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ब्रिस्टर लॉ। उसको क्या बोलते हैं ब्रिस्टर लॉ। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, इसको हम लोग ब्रिस्टर लॉ होता है, ब्रिस्टर्स लॉ। ठीक है, ये आपका रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट पास करना है। ठीक है, ये आपका पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा भी होगा। ये आपका अनपोलराइज्ड इंसिडेंट रे। ठीक है, तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगा जो पोलराइजेशन फॉर्म में हो, पोलराइज्ड फॉर्म, पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये आपका मीडियम 1 है, नीचे वाला मीडियम 2। ठीक है, तो ये बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये भी आपका अनपोलराइज्ड रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, इसका एंगल थीटा आर है। ठीक है, तो इसको पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ब्रिस्टर लॉ ने क्या बोला था कि थीटा बी प्लस थीटा आर का जो समेशन है 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला पता है n1 साइन ऑफ थीटा बी इज इक्वल टू n2 साइन ऑफ थीटा आर। ठीक है, तो थीटा आर की जगह पे क्या आएगा थीटा माइनस थीटा बी, ये वाला वैल्यू यहाँ डालना। तो n1 साइन थीटा बी इज इक्वल टू n2 साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बी। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बी n1 साइन ऑफ थीटा बी। तो डिवाइड कर लो n1 बाई n2 को, तो n1 को इधर ले लो, कॉस को नीचे ले लो, क्या मिलेगा बताओ। ये हो जाएगा साइन थीटा बी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बी इज इक्वल टू
N2 by N1। तो साइन बाई कॉस क्या है जी, tan थीटा बी इज इक्वल टू N2 बाई N1। ठीक है, यहाँ से थीटा बी निकालना है तो ये आ जाएगा tan इनवर्स N2 बाई N1। ठीक है, इसको ब्रिस्टल लॉ बोलते हैं, ब्रिस्टल लॉ। ठीक है, ये लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जब होता है टिंडर पार्टिकल्स या छोटे छोटे पार्टिकल से पास होता है तो भी क्या करता है, लाइट को पोलराइज कर देता है, मतलब चार्ज कर देता है। ठीक है, व्हेन सनलाइट strikes air molecules or dust particles, ठीक है, in atmosphere, ठीक है, it changes its direction, is called scattering, ठीक है। तो जब डस्ट पार्टिकल से पास होता है तो उसको भी चार्ज करते हैं, उसको हम लोग स्कैटरिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इंटरफेरेंस। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है जी, इंटेंसिटी ऑफ वेव विच इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड विल बी नॉन यूनिफॉर्म, बीइंग लार्जर एट सम प्लेस एंड स्मॉलर एट अदर, इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। तो कहीं पे ज्यादा इंटेंसिटी दिखेगा, कहीं पे कम, उसको हम लोग इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लो, द इंटेंसिटी ऑफ वेव which is proportional to the square of amplitude of wave will be non-uniform, being larger at some place and smaller at others, is called interference. ठीक है, तो अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं और मिनिमम होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें दो टाइप्स का इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, तो लिख लो, एट दिस पॉइंट्स displacement is maximum and is twice that for each wave is called constructive interference. दूसरा है द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एट दैट पॉइंट, इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एट दिस पॉइंट्स इज कॉल्ड
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो दो सोर्स बना देता हूं, ये आपका S1 है, ये आपका S2, ये आपका नॉर्मल है, यहाँ से सोर्स ऐसे जाएगा। ठीक है, दूसरा सोर्स यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और डिस्ट्रक्टिव का जो डॉटेड लाइन है, जो पॉइंट टच हुआ है, ये आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ठीक है, फिर लिखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर डॉटेड लाइन रहेगा, डॉटेड, अगर मैं इसको ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ, ये डॉटेड हो गया, तो उसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। यहाँ से भी डॉटेड, इंटरफेरेंस। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। कोहेरेंट बोले तो सेम इंटेंसिटी सेम फेज में होगा, उसको बोलते हैं कोहेरेंट। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, सोर्सेस ऑफ लाइट। ठीक है, तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट में सेम इंटेंसिटी सेम फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसका पॉइंट्स लिख लो, 2-3। Two sources which emit waves of same frequency, same frequency, having constant phase difference, ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, इसको कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। बस इतना याद रखो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। बिठा दो पूरा हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसमें देखो मेन सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, ये अगर कॉन्वेक्स लेंस से पास होगा, ठीक है, तो अगर रेज ऐसे जाएगी, ठीक है, तो ये क्या करेगा जी, पैरेलल कर देगा ना कॉन्वेक्स लेंस से। तो ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट से पास होता है। यहाँ पे मैं कट कर दूंगा इसे। ठीक है, ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट हो गया। ये S1 है, ये S2, ये क्या है, मेन सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, तो यहाँ से जो मेन सोर्स क्रिएट होता है, यहाँ से ये ऐसे ऐसे क्रिएट होगा, बराबर, और यहाँ से जो क्रिएट होगा वो भी आपका ऐसे क्रिएट होगा। तो जहाँ पे इन दोनों स्ट्राइक कर रहा है वो आपका मिनिमम मैक्सिमम देगा। ठीक है, तो पहले मिनिमम मान लीजिए ऐसा है, मिनिमम पहले लाइट में अंधेरा आएगा, फिर उजाला आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम। ठीक है, तो ये जो S1 S2 लिखा हूँ, ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, ये मेन सोर्स ऑफ लाइट है, मेन
सोर्स ऑफ लाइट। इसको इसका अगर स्पेक्ट्रम बनाना है तो स्पेक्ट्रम कैसे बनाएंगे? पहले डार्क, फिर मैक्सिमम, फिर डार्क। ठीक है ना? तो इसको अगर एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी करना है तो ये आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट ड्रॉ कर लो। फिर ये आपका स्क्रीन है, ये आपका S1 हो गया, ये S2 हो गया। इस पॉइंट से अगर इस ऑब्जेक्ट पे इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और ये भी लाइट यहाँ पे जाके मीट हो रहा है सेकेंडरी सोर्स से। ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, ठीक है। ये आपका S1 डैश है, ये S2 डैश है, ये आपका मीन पोजीशन है O, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? Y, ठीक है। इसको बोलते हैं ज्योमेट्री ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये आपका ज्योमेट्री ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बराबर ना? यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैपिटल D है जी, x एक्सिस y एक्सिस। अभी देखो इसका प्रूफ कर देता हूं। तो दो ट्रायंगल कंसीडर करना है, ट्रायंगल S1 डैश P, ठीक है। तो ये वाला मैं यहाँ पे ऐसे छोटा सा लगे तो बना देता हूँ। ये P है, ये S1 डैश, ये S1, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल कंपेयर करना है S2 डैश P, ठीक है। दो ट्रायंगल हो गए, ठीक है। तो दोनों में अगर मैं डिफरेंस निकालूं, S2P का स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये पूरा स्मॉल d कौन सा लिया? स्मॉल d, ये आपका स्मॉल d है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को, ये वाला यहाँ से। तो ये हाफ हो जाएगा ना तुम्हारा, ये d/2 हो जाएगा, नीचे वाला में d/2, ठीक है। ये पूरा, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा तुम्हारा? ये वाला, ये आएगा y माइनस d/2, और ये पूरा डिस्टेंस कितना आएगा? ये वाला यहाँ से यहाँ तक आएगा y प्लस d/2, ऐड हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी वैल्यू डाल दो। तो S2P इसमें भी ट्रायंगल का ये का P है, ये S2P डैश, ये S2 है, ठीक है। तो S2P ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है? y प्लस d/2, ठीक है, और ये तुम्हारा d है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा जी, बताओ? S2P का स्क्वायर, ये आएगा y प्लस d/2 का होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से S1P क्या आएगा यहाँ से, ये वाला पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये आपका d है, ये y माइनस y/2 है, y माइनस d/2 है, ये क्या है? h है। तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा? S1P स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो कैपिटल D स्क्वायर प्लस y माइनस d/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो ये y प्लस d/t का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल D का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया d स्क्वायर प्लस y माइनस d/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करो, फिर सॉल्व कर दो। चलो यहाँ तक लिखो पहले, ठीक है। दो ट्रायंगल मैं इसको ना एक्सपेंड कर देता हूँ, a प्लस d का होल स्क्वायर पे। तो ये आपका S2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा? y स्क्वायर प्लस 2 इंटू y इंटू d/2 प्लस d/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इसमें भी होल स्क्वायर, ये माइनस कर दो ओपन, हाँ, और ये तो लिखा ही नहीं, प्लस d स्क्वायर भी है ना, ठीक है। माइनस साइन के साथ इसको एक्सपेंड करो, तो ये d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 इंटू y इंटू d/2 प्लस d/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो
कैंसिल कौन होगा, ये प्लस है ये माइनस है तो ये कैंसिल, ये प्लस है ये माइनस ये कैंसिल, ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, फिर ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, तो सिर्फ ये और ये आपस में ऐड हो जाएंगे, क्या मिलेगा 4y/d डिवाइडेड बाई 2 ना, तो अभी ये 2 से कैंसिल कर लो तो ये 2y/d हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसको ना a माइनस बी का होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कर दो इसको, देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आएगा, तो इसको लिख लो h2p माइनस s1p इंटू h2p प्लस s1p इज इक्वल टू 2y/d। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो h2p किधर है जी, h2p प्लस s1p, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं बताओ, ठीक है ना 2y/d, तो h2p माइनस s1p के जगह पे डेल्टा l लिख देते हैं इसके जगह पे, ठीक है, और इसको नीचे ले लेता हूँ, तो ये क्या मिलेगा 2y/d डिवाइडेड बाय h2p प्लस s1p। ठीक है, ये आपका चेंज इन लेंथ दे रहा है, तो h2p s1p 2d के बराबर है। ठीक है, तो ये 2d लिख लो, 2y/d डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल D, 2 गया y/d डिवाइडेड बाय कैपिटल D। ठीक है, ये आपका चेंज इन लेंथ बिटवीन सेकेंडरी सोर्स एंड देगा। ठीक है, यहाँ तक लिख लो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ। राइट वाला मिटा दो जी, हाँ ठीक है। तो ये तुम्हें फॉर्मूला मिल गया क्या, तो डेल्टा L इज इक्वल टू क्या मिल गया y/d dy कैपिटल D। ठीक है ना, तो अभी इसको n टाइम्स भी लिख सकते हैं, ये आपका इक्वल टू n लैम्डा है। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या हो सकता है 0, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, तो yn इज इक्वल टू क्या मिला n लैम्डा डिवाइडेड बाई कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d, ये yn इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। ठीक है, तो ये आपका n, यहाँ पे ये जो है फॉर्मूला वो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, और डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या आएगा h2p माइनस s1p इज इक्वल टू डेल्टा L इज इक्वल टू yn स्मॉल d बाई कैपिटल D इज इक्वल टू n माइनस 1/2 लैम्डा। ठीक है, तो yn इज इक्वल टू क्या मिला n माइनस 1/2 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, ये आपका डार्क फ्रिंजेस के लिए। ठीक है ना, ये लिख लो।